चलो, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। नेशनल इनकम वाला पार्ट अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उस कड़ी में जो पहला चैप्टर है वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। है ना। चलो, तो सबसे पहली बात है कि भाई इनकम कैसे जनरेट होती है ना। इसके तीन पार्ट है: प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन। तो इनकम कैसे जनरेट होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट्स इनकम। प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। ठीक है। और है ना, फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। प्रोडक्शन के लिए चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो मतलब प्रोडक्शन से इनकम होती है, और प्रोडक्शन कैसे होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। तो तीन फेज हो गए, और इसीलिए तीन अलग अलग मेथड्स हैं। किसके? नेशनल इनकम के। एक प्रोडक्शन, जिसको कि हम लोग वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। एक इनकम मेथड, और एक एक्सपेंडिचर मेथड। वो इसी बेस पर बने हुए हैं। ठीक है ना। प्रोडक्शन मतलब कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन बीइंग को चाहिए, है ना, उससे। इनकम बेस कौन सा होता है कि भाई जो बिजनेस फर्म्स हैं वो जनरेट करती हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। है ना। विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्लियर है ना। ये जो इनकम है इसी को कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है? अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर वो अपने पैसे लेकर के घर जाते हैं, और वो क्या करते हैं? अपनी नीड की चीजें खरीदते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। तो पैसा जो है वो रोल होता रहता है, और लोगों में गुड्स जो है वो ओवरऑल बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आ रहा है समझ में? यही है पूरा चक्कर जीवन का, कि भाई क्या होता जाएगा? प्रोडक्शन होता जाएगा, उससे लोगों में इनकम बढ़ेगी, लोग खर्चा करेंगे, फिर वो पैसा वापस से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर इनकम होगी। इस पूरे साइकिल में होता क्या जाएगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यही है पूरा नेशन का मैनेजमेंट। मैक्रो लेवल पर देखोगे तो समझ में आएगा कि यही चल रहा है। आ रहा है समझ में? इंडिविजुअल लेवल पर चीजें अलग दिखती है, मैक्रो लेवल पर यही चल रहा है। तो देखो क्या है। सबसे पहले तो कौन कौन से सेक्टर है हमारे पास? तो एक है बेटा हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, एक है बिजनेस, एक गवर्नमेंट, और एक फॉरेन। ये चार अलग अलग सेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे उसमें, हमारे कोर्स में बेसिकली दो ही सेक्टर है: हाउस होल्ड और बिजनेस। गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मार्केट हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और अभी फॉरेन मार्केट भी है इसमें। ये फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, ये फॉरेन मार्केट होगा। चलो ठीक है। हाउस होल्ड कौन होता है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज। ये कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड। बिजनेस फर्म्स क्या करती है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है, उनको पेमेंट करती है, इससे प्रोडक्शन बनाती है, जो कि हाउस होल्ड को बेचती है। हाउस होल्ड फर्दर वो पैसा फिर बिजनेस फर्म पे खर्च कर देता है। यही है सर्कुलर फ्लो। क्लियर है? गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है हाउस होल्ड से, एंड फर्म्स मेक ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड, गिव सब्सिडीज टू बिजनेस फर्म्स। क्या बोल रहे हैं? हाउस होल्ड जो है वो क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। बिजनेस क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करता है ना। अगर दो ही सेक्टर है तो इन्हीं के बीच में चलता रहता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो है तो वो हाउस होल्ड से, बिजनेस से टैक्स लेता रहता है। कुछ कुछ प्रोडक्शन वो खुद भी करता रहता है। कौन? गवर्नमेंट। ताकि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको गुड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। आ रहा है समझ में? तो गवर्नमेंट का ये रोल रहता है। उसके अलावा फॉरेन मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट भी है। तो बाहर में गुड्स और सर्विसेज का जो हिसाब किताब है वो कौन हैंडल करता है? फॉरेन मार्केट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हो। क्लियर है? चार सेक्टर होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का मतलब कि पैसा जो है वो घूमता रहता है इकोनॉमी में ही। समझ में आ रहा है ना? इन्हीं के बीच में घूमता रहता है। अगर हम फॉरेन को नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल मार्केट आ रहा है। देख रहे हो? क्लियर है ये? तो पैसा जो है वो यही घूम रहा है: गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, फाइनेंशियल मार्केट, बिजनेस फर्म्स। इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। डिफरेंट सेक्टर्स में ये पैसा जो है वो रोल होता रहता है ना। अब कंज्यूमर डिमांड करता है किससे?
बिजनेस से, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, और बिजनेस क्या डिमांड करता है? फैक्टर सर्विसेज। समझ में आ रहा है? और ये क्या सप्लाई करता है? फैक्टर सर्विसेज। बिजनेसेस जो है वो गुड्स सप्लाई करते हैं और फैक्टर्स की डिमांड। समझ में आ रहा है? हाउस होल्ड क्या करता है? गुड्स की डिमांड करता है और फैक्टर सर्विसेज की सप्लाई। इसी से हमारा क्या चलता है? सर्कुलर फ्लो। कंज्यूमर डिमांड गुड्स, है ना, और प्रोड्यूसर डिमांड फैक्टर सर्विसेज। आ रहा है समझ? ठीक है ना? कंज्यूमर गुड्स डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, प्रोड्यूसर फैक्टर डिमांड करता है, और हाउस होल्ड फैक्टर सप्लाई करता है। ठीक है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और इन चारों को क्या मिलता है? देखो, है ना, रेंट, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, और लेबर को वेजेस। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम नेशनल इनकम का बेसिक समझ पाए। नेशनल इनकम का जो बेसिक है वो इन्हीं चीजों से गवर्न होता है। क्यों हमारे तीनों मेथड से सेम नेशनल इनकम आती है? क्योंकि क्या होता है, हमारे तीनों मेथड से सेम नेशनल इनकम आती है बेटा, क्योंकि एक ही बात है, वही गुड्स बन रहे हैं, उन्हीं गुड्स का बनने का जो खर्चा है वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को दिया जा रहा है, वही पैसा जो फैक्टर को मिल रहा है वही पैसा को खर्च करता है। तो तुम किसी भी तरीके से निकाल सकते हो बेसिकली, इसीलिए तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। खैर, सर्कुलर फ्लो में अगर हम बात करें मनी फ्लो, तो मनी फ्लो कैसा होता है? लोग पैसे भेजते हैं बिजनेस के पास गुड्स खरीदने के लिए, तो लोगों के पास से पैसा जाता है, और बिजनेस के पास से पैसा जाता है जब वो फैक्टर सर्विसेज परचेज करता है। और फैक्टर सर्विसेज और गुड्स का जो फ्लो है वो रियल है, और मनी का जो फ्लो है वो नॉमिनल फ्लो है। रियल फ्लो किसको कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज जाती हैं किसके पास से किसके पास? हाउस होल्ड से फर्म के पास। और गुड्स किससे किसके पास जाते हैं? फर्म से हाउस होल्ड के पास। सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी मतलब टू सेक्टर मॉडल, है ना, विद फाइनेंशियल सेक्टर। तो दो सेक्टर मान रहा है अपन लोग, कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म्स। इसका मतलब गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है। Household sector supplies factor services only to firms, and the firm hire factor services only from households. Firms produce goods and services and sell their entire output to the household. Firms क्या प्रोड्यूस करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, और अपना पूरा का पूरा आउटपुट किसको बेच देती हैं? हाउस को। ये अपन लोग सिंपल इकोनॉमी में कंसिडर करके चलते हैं। हाउस होल्ड रिसीव करते हैं फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हाउस होल्ड को मिलता क्या है? फैक्टर इनकम, है ना, मतलब वेजेस मिलती हैं। हाउस होल्ड को बहुत सारी चीजें मिलती हैं क्योंकि चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ओन करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, ये सब किसको मिलता है? हाउस होल्ड को। अरे सर, और वही खरीदते भी हैं। देर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, हम ये मान करके चल रहे हैं टू सेक्टर में कि कोई सेविंग नहीं है। ना हाउस होल्ड अपनी इनकम सेव कर रहा है, ना फर्म्स अपने प्रॉफिट सेव कर रहे हैं। अगर पूरा पूरा खर्च हो जाए तो ये पैसा इस तरीके से चलेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि फिर वो लीकेज हो जाएगा। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म से क्या जाता है? बिजनेस फर्म के पास से क्या जाता है? फैक्टर पेमेंट। ये पैसा गया, ये कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो। और इनके पास से क्या गया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये ऊपर वाला क्या कहलाया? मनी फ्लो। मनी फ्लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या है? मनी फ्लो। नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं इसको। ये क्या है? फैक्टर सर्विसेज, रियल फ्लो। और बिजनेस से क्या आया? गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? रियल फ्लो। तो ये दोनों क्या कहलाए? रियल फ्लो। यही आ सकता है मैक्सिमम, और क्या है? तो आउटर लूप क्या बताता है? कि भाई फैक्टर सर्विसेज जाती है हाउस होल्ड से और उसके पैसे आते हैं, सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं। और इनर लूप क्या बताता है? फैक्टर पेमेंट्स जाती हैं। ठीक है ना, एक ही बात है। तो सर्कुलर फ्लो में फैक्टर इनकम जो उनकी आती है वही एक्सपेंडिचर है। तो इसीलिए इनकम, जो नेशनल इनकम का जो मेथड है, एक्सपेंडिचर से भी वही आता है, इनकम मेथड से भी वही आता है, क्योंकि वही जो इनकम है उसी को लोग खर्च करते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर हमको इकोनॉमी को इंक्रीज करना है तो हमको पैसे इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे।
वी हैव टू इंक्रीज द इंजेक्शंस एंड डिक्रीज द लीकेजेस। इंजेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे और लीकेज कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो देखो, है ना, ये टू सेक्टर मॉडल है। यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ तो क्या हो रहा है? सेविंग्स कर रहे हैं हाउस होल्ड, सेविंग्स करके बैंक बैंक में जमा करेंगे, और बैंक बैंक लोन देगा किसको बेटा? उनको। ये है टू सेक्टर मॉडल विद फाइनेंशियल सेक्टर। खैर ये शायद तुम लोग को पता नहीं है कि नहीं, है ना? तो इसमें अब आया कि आपको, अरे ये कुछ गड़बड़ हो गया। स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो मतलब क्या चीज होती है? स्टॉक क्या होता है? फ्लो। जो रखा हुआ है, बचा हुआ है, वो क्या है? स्टॉक। और जो मूवमेंट है वो क्या है? फ्लो। इसको पहचानते हैं कैसे? स्टॉक को कैसे पहचानते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो को कैसे करते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? स्टॉक को देखो रेड कलर से लिखा हुआ है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। आ रहा है समझ में? 100 करोड़ की देश की पॉपुलेशन है, ये कोई टाइम पीरियड की नहीं कि एक महीने की पॉपुलेशन है, एक साल की पॉपुलेशन नहीं, आज के दिन की पॉपुलेशन है। मतलब इस पॉइंट पर कितनी है पॉपुलेशन? 100 करोड़। इस पॉइंट पर बैलेंस शीट क्या बताता है कि इस दिन क्या बैलेंस है, इस टाइम पर क्या बैलेंस है? स्टॉक क्या बताता है? इस टाइम पर क्या बैलेंस है? फ्लो क्या बताता है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मंथली वेजेस, एक महीने की वेजेस। जब भी किसी चीज को टाइम पीरियड में बोला जाएगा तो वो क्या है? फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस। एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर ठीक है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक साल की मेजर की जाती है, जिसको भी उसमें मेजर किया जाता है तो वो क्या है? ठीक है, ये रीड कर लो। स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस आ चुका है एग्जाम में पहले भी, तो कोई डाउट हो तो वो बता दो। हो गया। देखो डिपॉजिट्स जो है वो बेसिकली क्या है? बर्थ रेट, ये सब क्या है? जीडीपी क्या है? फ्लो। विड्रॉल्स, फ्लो। आ रहा है समझ में? ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है। लेकिन बैंक बैलेंस क्या है? स्टॉक। ठीक है, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या था अपना? ठीक है, चलो इसको इससे करते हैं अपन लोग। ये पूरा एक बार में है, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले तो बहुत बेसिक्स है, माइक्रो और मैक्रो का वो बता रहा है डिफरेंस वगैरह, है ना? ठीक है, फिर कीन्स ने बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स को वो किया था। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपन लोग फुल एम्प्लॉयमेंट और इन सब की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। ये एक्चुअली में बेसिक आ गया है।
ये फर्स्ट चैप्टर भी इंक्लूड कर लिया नेशनल इनकम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में, ये पूरा का पूरा एक साथ अपना पूरा डिस्कशन हो जाएगा एक ही उसमें। नहीं तो चार अलग अलग यूनिट्स है ना ये पूरा। नहीं नहीं, देखो है तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट ना, ठीक है ना। देखो, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ टोटल आउटपुट उसको जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। जीडीपी लीडर्स कौन है, इस तरीके से है, मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस कंट्री में हो रहा है, यूएस वगैरह में हो रहा है, ठीक है ना। इंडिया का 3 ट्रिलियन के आसपास का है और यूएस का 20 ट्रिलियन के आसपास का है। जीडीपी क्या होता है, अब देखो ये यहां से चालू हो जाएगा तुम्हारा, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक साल में जितना भी प्रोडक्शन किया वो कहलाता है जीडीपी, और वही नेशनल इनकम भी है। मतलब वैसे एनडीपी एनएनपी एफसी होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन इसमें हम सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट को नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब कि अधबनी गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, है ना। और ये सिर्फ इस साल के बने गुड्स को इंक्लूड करता है जो करंट ईयर में बने, पुराने वालों को इंक्लूड नहीं करता। और ये एक देश के उसको इंक्लूड करता है। तो ये आपका पूरी डेफिनेशन है, अगर आप सोचोगे तो समझ में आ रहा है। डोमेस्टिक मतलब कि एक देश का, समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन यानी जो प्रोड्यूस हुआ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और किसका, फाइनल गुड्स का, ठीक है। इसमें ट्रांसफर पेमेंट वगैरह इंक्लूड नहीं होती, कैपिटल गेन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं होती। क्यों, ट्रांसफर इनकम इसलिए क्योंकि प्रोडक्टिव नहीं, हम लोग प्रोडक्शन गिनना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जेन्युइन चीजों को इंक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि बिना मेहनत के लोगों को दिया जाता है, लोग बदले में कुछ क्या नहीं कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ हाँ, बिना किसी प्रोडक्शन के दे रहे हैं अपन उसको पैसे, लेबर को पैसे दे रहे हैं तो वो जोड़ेगा नेशनल इनकम में क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अपन किसी वृद्ध जन को कोई पेंशन दे रहे हैं तो वो क्या है, वो इंक्लूड नहीं होगी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जीडीपी को हमेशा किस पे वैल्यू करते हैं बेटा, करेंट प्राइस पे, याद रखना। एक और कौन सा होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो अपन ने इंक्लूड कर लिया, है ना। यही अभी ये वाली अपन ने कवर करी, ठीक है ना। हाँ, इंजेक्शन और लीकेज क्या होता है, लीकेज मतलब कि इसमें से कुछ पैसा निकल गया, जैसे लोगों ने सेविंग एविंग कर ली, और इंजेक्शन मतलब गवर्नमेंट ने नए नोट छाप दिए, इस तरीके से ये सब होता है, ठीक है ना। अब यहां से आपका डिस्कशन चालू है, समझ में आ रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का, ठीक है। वो हमने चैप्टर वाइज अलग अलग कर लिया था, ये पूरा कंपाइल्ड है। तो एंड यूज देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले गुड्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं अल्टीमेट यूज के बेस पे। अल्टीमेट यूज के बेस पे कैसे, जो अल्टीमेट यूज हो रही है वो फाइनल गुड्स है, जो जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन से, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, फाइनल गुड्स किसको बोलेंगे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये दोनों काय में आएंगे, फाइनल गुड्स में। आ रहा है ये समझ में, ठीक है। वो गुड्स जो फर्दर रीसेल के लिए रखे हुए हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और जिनसे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे वो भी क्या है, इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है। तो अगर रीसेल के लिए रखे हुए हैं तो जैसे डेयरी शॉप वाले ने मिल्क खरीदा, वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। फर्दर प्रोडक्शन के लिए गुड्स खरीदे, जैसे मिल्क खरीदा काय के लिए, मिठाई बनाने के लिए, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। अनसोल्ड है तो फिर हम उनको
इन्वेंट्री के नाम से जोड़ लेते हैं। अगर आपको याद हो, वैल्यू एडिड में अपन स्टॉक को जोड़ लेते हैं, इंटरमीडिएट को माइनस करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला और कंजम्पशन। ठीक है ना? तो कंजम्पशन जो कि एक नॉर्मल इंसान यूज कर लेता है, और इन्वेस्टमेंट मतलब गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन लाइक मशीनरी परचेज बाय द फर्म। क्लियर है? फिर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, और या तो फिर रीसेल इन द सेम वे। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? पर्सनल कंजम्पशन और या तो फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। क्लियर है ना? इंटरमीडिएट गुड्स, इफ द गुड्स आर ट्रांसफर एट ए हैंड ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब किसी प्रोड्यूसर के हाथ में जा रहे हैं, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। कोई बेच रहा है और उसको कौन खरीद रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसको फर्दर बेचेगा, या तो फिर अभी उसको प्रोडक्शन में यूज करेगा, तो वो क्या है? इंटरमीडिएट। लेकिन अगर उसको फाइनल कंज्यूमर ले रहा है तो फाइनल गुड्स। सेम चीज क्या इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्लियर है? अगर उसको प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो, जैसे मिल्क है, एक अल्टीमेट हाउस होल्ड खरीदेगा तो वो फाइनल गुड है, दुकान वाला खरीदेगा तो वो इंटरमीडिएट। ठीक है ना? ठीक है। फिर क्या है? ये देख लो, फाइनल गुड्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। यही लिखना एग्जाम में, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है। है ना? फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। यानी कोई मकान बना, बिल्डिंग बनी, ब्रिज बना, वो सब भी काय में आएगा? वो कैपिटल गुड्स में आएगा। बिजनेस ने कोई गाड़ी खरीदी लंबे समय के लिए, वो भी कैपिटल गुड्स है। कंजम्पशन गुड्स क्या है? जो कंजम्पशन के लिए है, जो यूज हो गए। आ रहा है समझ में? बस बिजनेस में जो कंज्यूम हो जाते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो फाइनल नहीं होते। एक हाउस होल्ड व्यक्ति जो कि खरीद रहा है कंजम्पशन गुड्स, जो अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, वो सब क्या होंगे? कंजम्पशन गुड्स। हाउस होल्ड तो जितने भी खरीद रहा है सब कंजम्पशन गुड्स है, भले ही वो लॉन्ग टर्म वाले भी। हाउस होल्ड फ्रिज खरीद रहा है, 10 साल चलेगा, वो भी कंजम्पशन गुड्स है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? या जो भी है, बेसिकली फाइनल गुड्स तो वो हैं। ठीक है ना? कंज्यूमर गुड्स वो जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई करते हैं। अपन कहीं जाकर के कुछ खाना खा ले, पिक्चर देख ले, समझ में आ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ ले, ये सब क्या है ना? और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए टीवी, कार, कुछ भी एक हाउस होल्ड खरीद रहा है अपने कंजम्पशन के लिए, वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, सेमी ड्यूरेबल भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं। ये सब चीजें फाइनल गुड्स कहलाती हैं। है ना? सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो, थोड़े टाइम के लिए यूज हो, कई साल के लिए यूज हो, फर्नीचर, कार, घर के लिए खरीद रहा है, ये सब बैंकिंग की सर्विसेज यूज कर रहा है, इंश्योरेंस ले रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स में आएगा, जो कि कल अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर रहा है। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स वो है जो फिक्स एसेट है, किसके? प्रोड्यूसर के, जो प्रोडक्शन में रिपीटेडली यूज हो सकता है। रॉ मटेरियल इसमें नहीं आएगा। रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स है। अरे समझ में क्यों? क्योंकि वो क्या होगा? एक बार में यूज होकर के खत्म हो जाएगा। प्रोड्यूसर के सिंगल यूज आइटम क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? दे आर नॉट नेचुरल एंड आर मैन मेड। ये जो कैपिटल गुड्स है, इनको रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ये सब लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या है? एंड यूज। कंजम्पशन गुड्स एंड यूज के लिए होते हैं, कैपिटल गुड्स नॉर्मली एंड यूज के लिए नहीं, मल्टीपल टाइम्स काम हो जाते हैं। प्रोडक्टिविटी, कंजम्पशन से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। आप कार खरीद रहे हो अपने घूमने के लिए, लेकिन बिजनेस कार खरीद रहा है तो वो, उससे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। आ रहा है समझ में? ह्यूमन वांट का सेटिस्फेक्शन डायरेक्टली किससे होता है? कंजम्पशन गुड्स से। ठीक है ना? और कैपिटल गुड्स से इनडायरेक्टली ऐसे होता है कि कैपिटल गुड्स जो है वो फर्दर उन गुड्स को बनाते हैं जो कि फिर लोग कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली बोल रहा है वो। क्लियर है ये? क्लियर है ये? फिर, है ना? तो कार जो है वो क्या है? कंजम्पशन गुड है अगर कंज्यूमर खरीद रहा है। कैपिटल गुड्स है अगर टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है।
और इंटरमीडिएट अगर कौन खरीद रहा है? कार डीलर। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? फिर एयरप्लेन हेलीकॉप्टर अगर सी ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीद रही है तो कंजम्पशन गुड्स है, क्योंकि वो यूज कर लेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ठीक है। और कैपिटल गुड्स है अगर गवर्नमेंट खरीद रही है फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है। इंटरमीडिएट तो इनसे, इंटरमीडिएट से क्या ही बनाएगा, प्लेन लेके कोई फर्दर क्या प्रोडक्शन करेगा, इसलिए इंटरमीडिएट में तो नहीं आते। पेपर पेंसिल ये सब कंज्यूमर हाउस होल्ड है, तो कंजम्पशन गुड्स है। अगर ट्रेडर यूज कर रहा है कि फर्दर बेच देगा तो वो कैपिटल गुड्स। अब मतलब सॉरी, तो वो इंटरमीडिएट है। और अगर वो बच गए ईयर एंड में तो वो कैपिटल गुड्स है, तो वो फाइनल गुड्स है। आ रहा है समझ में? अच्छा ये देखो, परचेज फॉर रीसेल है तो आ गया इंटरमीडिएट गुड्स। रेफ्रिजरेटर क्या है? हाउस होल्ड खरीदा तो कंजम्पशन, बिजनेस खरीदा तो, जैसे कोल्ड ड्रिंक के लिए तो उसका फिक्स एसेट है, बिजनेस का फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स है। और रीसेल के लिए है तो इंटरमीडिएट। तो आपको बताना है कि ये आइटम इंटरमीडिएट है या फाइनल। बताओ। व्हीट फ्लोर, बताओ क्या होगा? फाइनल गुड है ना? लेकिन अगर दुकान वाला खरीद रहा है तो इंटरमीडिएट। मशीन इंटरमीडिएट नहीं होगी, अगर रीसेल के लिए तो इंटरमीडिएट। बिजनेस खरीद रहा है तो कैपिटल है तो फाइनल गुड है। तो बताओ ना, वही तो तुमको लिखना तो पड़ेगा ही ना एग्जाम में। ठीक है। ये देखो, फाइनल गुड्स फॉर हाउसहोल्ड, इंटरमीडिएट फॉर बेकरी, मशीन, फाइनल गुड्स फ्यूज फॉर प्रोडक्शन। ठीक है ना? और बुक्स ऑफ फॉर लाइब्रेरी, देखो फाइनल गुड्स है। अच्छा, बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी है इसीलिए, सिर्फ बुक्स होता तो फिर इसका भी रीसेलर अपन लोग इंटरमीडिएट बोल देते। सीमेंट ब्रिक इंटरमीडिएट गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब कोई ईंटा ही बेच रहा है, हाँ तो ईंटा कौन ही खरीदता है? कंस्ट्रक्शन वाले ही खरीदता है, इसलिए वो नॉर्मल है ना। कोई ईंटा अगर मान लो कि सजावट के लिए खरीद रहा है तो फिर वो क्या होगा? कंजम्पशन गुड्स है ना। ये वाले करने हैं कि नहीं करने हैं? मतलब मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलो इसमें तो सॉल्यूशन आ गए, बस रीड कर लो इसको। फर्नीचर जो स्कूल परचेज कर रहा है वो फाइनल गुड है, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाएंगे। और चौक डस्टर वगैरह ये कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। मतलब फर्नीचर जो है वो कैपिटल टाइप का हो गया, इसलिए वो फाइनल गुड है। कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स होते हैं। चौक डस्टर कंज्यूम हो जाते हैं, इसलिए वो क्या है? इंटरमीडिएट। और ऑफिस बिल्डिंग को इम्प्रूव कर रहे हो तो वो क्या है? किसको पढ़ के बोल रहे हो? कई साल यूज होगी अगर बिल्डिंग, इसमें गलत लिखा है। ठीक है, इसमें ए और बी लिखा है, सी और डी नहीं लिखा। एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये क्या होगा? मतलब वैसे तो कुछ नहीं, इंटरमीडिएट है ये। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम हो जा रहा है ना। अरे बिल्डिंग मेंटेन करोगे तो फिर क्या होगा? रेगुलर खर्चा होगा, बिजनेस का खर्चा। स्टॉक और फ्लो अपन लोगों ने कर लिया था, है ना। फिर हाँ, स्टॉक और फ्लो बताओ। इनकम ऑफ अ टीचर, फ्लो। इनकम कैसे बताते हो? कि इस पॉइंट पे कितनी इनकम है, या एक महीने की कितनी इनकम है, एक साल की कितनी इनकम है? मशीनरी, स्टॉक। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ शुगर, प्रोडक्शन फ्लो है। स्टॉक, ठीक है ना। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लो है, क्योंकि हमेशा इसको एक महीने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ऐसे अपन लोग करते हैं। टोटल मनी सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग के हिसाब से वो क्या है? वो स्टॉक है। ठीक है। हाँ,
सेविंग्स ऑफ हाउस होल्ड स्टॉक। अरे नहीं, ये इन्वेस्टमेंट की तरह बोल रखा है। हम लोग सेविंग्स को नाउन की तरह पढ़ रहे हैं, ये लोग वर्ब बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम बोलेंगे मनी कितना है उसके पास, वो क्या होगा? स्टॉक। ये सेविंग्स वैसे नहीं है, नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, यहाँ वर्ब की तरह हो रहा है। तो ओवर द पीरियड वो कितना सेव कर रहा है, ये वाली बात है। यहाँ ग्रामर में फंस गया ये क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसलिए सेविंग्स को क्या बोल रहा है? ये फ्लो। इनकम ऑफ हाउस होल्ड फ्लो। ये तो फ्लो ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रॉफिट आता रहता नहीं है, पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होता है, इसीलिए फ्लो है। आ रहा है समझ में? ठीक है, बाकी हाँ उससे चल जाएगा, लेकिन वो कुछ जगह पर फिट नहीं होगा। पीरियड ऑफ टाइम में किसको मेजर करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम में किसको मेजर करोगे? यही बेसिक क्राइटेरिया है स्टॉक और फ्लो का। ठीक है ना? चलो, एक्सपोर्ट्स क्या होगा? फ्लो। कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो ही है, अगर अपन उसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करें कितना बन चुका है अभी की डेट में, तो वो क्या होगा? स्टॉक। फिर एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय हाउस होल्ड्स फ्लो। डेप्रिसिएशन हाँ फ्लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होता है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है तो स्टॉक। कितने हैं अभी? ठीक है, आ रहा है ये समझ में? ठीक है, फिर क्या है? बैलेंस इन बैंक अकाउंट, है ना? लॉसेस, लॉसेस फ्लो। फिर है ना, बैलेंस इन बैंक अकाउंट स्टॉक, लॉसेस फ्लो, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट स्टॉक है ना, कितना बैलेंस है। नहीं, ये गलत लिखा है इसमें फ्लो। ठीक है, इसका क्या होगा? स्टॉक। ठीक है, अगर तुम बोलोगे कि भाई हाउ मच यू आर डिपॉजिटिंग एवरी मंथ, तो वो क्या हो गया? फ्लो। कितना बैलेंस है तुम्हारे डिपॉजिट का, वो क्या है? स्टॉक। वाटर एंटरिंग इनटू द टैंक फ्लो। ठीक है, रियल और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? करेंट मार्केट प्राइसेस पे क्या होता है? देखो, आप अगर किसी भी देश की इनकम नापनी, देखो इंसान अपनी इनकम जैसे नापता है ना, वैसे नहीं होता है इसका काम। क्या कहते हैं, कंट्री का। क्यों? क्योंकि इंसान अपनी इनकम पैसे में नापता है, कंट्री अपनी इनकम कैसे नापती है? प्रोडक्शन। तो अब क्या होता है ना कि मान लो तुम्हारी सैलरी बढ़ गई तो तुम बोलोगे तुम्हारी इनकम बढ़ गई। पर जब हम स्टॉक, मान लो कि ये टेबल बनी 1,000 की बनी, और 4 साल बाद फिर एक ये टेबल बनी, तो उस समय 2,000 की थी, अभी 3,000 की। तो नॉमिनल लेवल पर अपन क्या बोलेंगे कि उस समय 2,000 के थे का था जीडीपी, अब 3,000 का हो गया। हाँ, नॉमिनल में अपन यही बोलेंगे, लेकिन रियल में अपन लोग क्या करेंगे? जो कांस्टेंट प्राइसेस है उस पर जाएंगे। तो करेंट प्राइसेस मतलब नॉमिनल, कि भैया अपन बोलेंगे 3,000 का जीडीपी है, जबकि बनी एक ही टेबल, बनी एक ही टेबल, लेकिन वो टेबल के प्राइस बढ़ गए, इसलिए अपने को नॉमिनल जीडीपी ज्यादा ही दिखता है और कांस्टेंट वाला कम दिखता है हमेशा। रियल जीडीपी हमेशा कम दिखेगा, क्योंकि वो बेस प्राइसेस पे कैलकुलेट होगा। आ रहा है समझ में? और नॉर्मली देश किस में चलता है? महंगाई में। ये उल्टा भी आ सकता है। ये क्लियर है? देखो, करंट ईयर के प्राइस दिए, बेस ईयर के प्राइस दिए, तो नॉर्मली देखो बेस ईयर के प्राइस कम है, क्योंकि नॉर्मली देशों में महंगाई रहती है। समझ में आ रहा है? तो नॉमिनल जीडीपी किससे कैलकुलेट किया हुआ है? करंट ईयर के प्राइस से। जबकि रियल जीडीपी किससे कैलकुलेट किया हुआ है बेटा? बेस ईयर के प्राइस से। देखो, यूनिट्स दी हैं, उनको करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेस ईयर के प्राइस से, तो क्या आ जाएगा? रियल जीडीपी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरीके से नॉमिनल और रियल जीडीपी निकाला गया। ठीक है, मेरी क्लास है तुम लोग की। नेक्स्ट, फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस? कांस्टेंट प्राइस पुराने प्राइस पे निकलता है,
करंट प्राइस आज के प्राइस पे निकलता है, इसलिए जनरली ज्यादा होता है। इसको रियल जीडीपी बोलते हैं, कांस्टेंट को इसको नॉमिनल बोलते हैं। ठीक है। इसमें जीडीपी, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन रिकॉर्ड होता है कांस्टेंट प्राइस पे, जबकि इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ा और रेट बढ़ा, तो समझ नहीं आता कि एक्चुअल जीडीपी जो है वो कितना बढ़ा। समझ में आ रहा है, क्योंकि अपन लोग किस रेट पे देख रहे हैं, करंट रेट पे देख रहे हैं, तो वो पता नहीं चल पाता है। क्या ही क्लियर है? ठीक है ना। चलो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या आता है? नॉमिनल जीडीपी को अगर अपन रियल जीडीपी में लेकर के आएंगे तो वो काम कौन करता है? जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है बेटा? जीडीपी डिफ्लेटर का। क्लियर है ये? ठीक है, क्लियर है। बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, अभी 11th की क्लास है। अच्छा, अभी मेरी क्लास है क्या? मेरी क्लास 5 बजे से दूसरी है क्या? 5 है, 5 से है तुम लोग की?